चलो देखो, 11th बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स क्यों पढ़ने हैं, तो सबसे पहले ऐसा समझो, किसी को भी अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी आदमी को, तो क्या क्या चीजें वो सोचता है। सबसे पहले वो देखता है कि किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं, ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट करूं, किस चीज में प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा है, ऐसे बहुत सारी चीजें सोचता है। ठीक है। लेकिन कोई भी आदमी जब बिजनेस करने का सोचता है ना, तो सबसे पहला एम उसके दिमाग में इसलिए आता है कि वो आगे चल के उस बिजनेस को बहुत बड़ा करेगा और उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगा। तो सबसे पहला एम हमारे दिमाग में जब हम बिजनेस का सोचते हैं, तो सबसे पहला चीज यही आता है कि हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। अब जब बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, तो फिर बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए फिर उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से उसकी सारी फॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो किस हिसाब से हम उसको रन करेंगे और आगे जा करके वो किस हिसाब से चलेगा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, उसके फॉर्म कैसे हो। ठीक है, मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या हमारे पास उतना कैपिटल है, उतना पैसा है कि मैं वो बिजनेस अकेले स्टार्ट कर लूंगा, या फिर क्या अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, तो क्या मेरे पास अकेले के पास इतना क्षमता है कि मैं बना भी लूँ, मार्केटिंग भी कर लूँ, बेच भी लूँ, सारा कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि मैं अकेले कोई बिजनेस चलाऊंगा, या फिर मैं किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप करूंगा, या फिर मैं किसी के साथ कहीं से पैसे लेकर के आऊंगा और फिर मैं अपना खुद का चलाऊंगा। तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस आते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है कि मैं अकेले अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। ठीक है। फिर आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो मतलब जो हिंदू फैमिलीज होती हैं, वो आपस में वो खुद ही एक बिजनेस रन कर रही हैं। फिर आता है पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिल करके एक सोसाइटी के लिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो गई। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल का मतलब होता है ओनली, मतलब मैं अकेले। ठीक है। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर, कि जब कोई अकेला ओनर हो किसी बिजनेस का, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ये फुल्ली ओन, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड, ये सारा का सारा एक ही आदमी अकेले करता है। ठीक है। इसमें जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, वो भी ये अकेले लेता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे दुकानें हो गई। ठीक है, जितनी भी दुकानें देखोगी, राशन की दुकान हुआ, मेडिसिन का दुकान हुआ, ठीक है, ये जितने भी शॉप्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह होते हैं, तो ये जितने भी छोटे छोटे दुकानें हैं ना, ये सब के सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक सब्जी की दुकान भी क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो ये सब इसमें आते हैं। तो ये ओन किया जाना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ एक आदमी अकेले करता है। इसमें सारे रिस्क और सारे प्रॉफिट उसी आदमी के होते हैं। जितना भी रिस्क होगा वो अकेले उठाएगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो अकेले उठाएगा। ये सबसे पॉपुलर और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक सिंपल नॉर्मल एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक दुकान खोल दिया और उसको चला रहे हैं, और सबसे सिंपलेस्ट भी है। फीचर्स, अब इसके क्या क्या चीजें होती हैं इनमें, तो सबसे पहला तो ईज ऑफ फॉर्मेशन इन क्लोजर होता है, मतलब इसको स्टार्ट करना और इसको बंद करना सबसे आसान होता है। ठीक है। कहीं पे भी जाओ, एक दुकान लो, एक रेंट एग्रीमेंट बनवाओ, और उसके बाद से वहां पे तुम जो भी तुमको बेचना है वो तुम बेचना शुरू कर दो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके लिए गवर्नमेंट का अलग लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए जैसे लीकर वगैरह हो गया, तो उसके लिए अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उसके लिए अलग से लाइसेंसेस वगैरह की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मली तुम 90-95% जो सामान है, मार्कर बेचना है, बुक बेचना है, या फिर कपड़े बेचने हैं, तो एक सिंपल है, दुकान लो, रेंट एग्रीमेंट कराओ, फिर वहां पे अपना सामान लाओ और बेचना शुरू कर दो। बंद करना है, वहां से सब कुछ लेकर के घर आ जाओ, बंद हो गया। तो इसको स्टार्ट करना, बंद करना दोनों आसान है। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पहले समझो। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो कि हम ओ करते हैं, जो हमें दूसरों को पे करना है। ठीक है। अब लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब एक लिमिट में, एक लिमिट से ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं पे करूंगा। और अनलिमिटेड का मतलब कि जितना हो जाएगा वो सारा का सारा मैं ही पे करूंगा। तो लिमिटेड लाइबिलिटी जो होता है, इसका मतलब होता है कि अगर मान लो कि मेरे बिजनेस में कुछ लॉसेज हुई, बिजनेस ने बैंक से पैसा लिया, उधार लोन लिया, और वो पैसा हम नहीं चुका पाए,
तो उसके लिए जो बैंक होगा वो क्या करेगा, जो बिजनेस होगा उसके सारे सामान को बेच देगा, सारे सामान को लेके रख लेगा, और उससे जो पैसे बनेंगे वो बैंक अपना उससे जो भी उसने लोन दिया था वो रिकवर करेगा। ठीक। उसके लिए मेरे पर्सनल जो गाड़ी है, मेरा जो पर्सनल घर है, मेरी पर्सनल चीजों को बैंक हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है। तो ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि अगर मैंने किसी का पैसा लिया, अगर मैंने बैंक से पैसा लिया और मैं नहीं चुका पाया, तो बैंक जो है वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त करेगा, मेरे बिजनेस की भी प्रॉपर्टी जब्त करेगा, सब कुछ जब्त करेगा, और जब उसका पूरा लोन रिकवर हो जाएगा तब वो छोड़ देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर मैंने बैंक से पैसा लिया है इस बिजनेस को करने के लिए और मैं वो पैसे नहीं चुका पाया, तो जो बैंक है पहले तो मेरा बिजनेस बेचेगा। ठीक है। और उससे जो पैसे हुए अगर उसका पूरा रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं रिकवर हुआ तो फिर वो मेरे पर्सनल गाड़ी घर ये सब चीजें भी बेचेगा। ठीक है, जब्त करेगा। तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसीलिए रिस्क हाई होता है। इसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों के दोनों ये ओनर अकेले लेकर के जाता है। फुल कंट्रोल होता है बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ कंट्रोल अकेले ओनर के हाथ में होता है। इसके लिए कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती है। ठीक है। दूसरा, इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता। ठीक है। किसी भी रीजन से अगर मान लो डेथ हो जाए, ठीक है, जो ओनर है उसका, वो पागल हो जाए, इंसेन हो जाए, उसको जेल हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, वो बीमार हो जाए फिजिकली या फिर किसी भी तरह से, तो इन केसेस में अगर वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है तो बिजनेस अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं रहती। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं, तो क्विक डिसीजन, इन बिजनेसेस में डिसीजंस बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि अकेला ओनर है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, मतलब कोई भी बात दूसरों को पता नहीं चलती, बिजनेस में क्या हो रहा है ये दूसरों को नहीं बताया जाता, कॉन्फिडेंशियल रहता है। कोई नहीं जानता कि बिजनेस ने कहाँ से पैसे लिए, क्या कर रहा है, कितने रुपए इस पे लोन है, कितना लाइबिलिटी है, कितने का बेच रहा है, कितने का इसको प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ भी पता नहीं चलता। इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव होता है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट जो पैसे आते हैं वो सीधा ओनर के पास जाते हैं। इसमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है कि मतलब एकम्प्लिशमेंट का मतलब कि मैंने अकेले अपने दम पे कुछ कर दिया। ठीक है, ऐसा एक सेंस आता है। और इसका फॉर्म होना और क्लोज होना दोनों ही बहुत आसान है। ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहला तो इसमें रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाते हैं। अब अकेले तुम्हारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, जब तक तुम दो चार लोगों के साथ मिल करके कोई बिजनेस नहीं करोगे तुम्हारे पास बहुत तरह के रिसोर्सेज नहीं आएंगे, क्योंकि अकेले ना तो तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप उतना होगा, ना तो तुमको हर चीज की नॉलेज होगी, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा, बिजनेस का लाइफ लिमिटेड रहता है, जब तक तुम ठीक हो तब तक बिजनेस चलेगा, जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ हुआ इनमें से तुम्हारा बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है कि इस बिजनेस में थोड़ा भी अगर कहीं से नुकसान वगैरह हुआ तो पूरा का पूरा तुम्हारा, इसको ऐसे समझो ना, जैसे होता क्या है, सपोज करो कि एक तुमने सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई और एक बिजनेस बनाया। ठीक है। अब इसमें जो भी तुम्हारा लोन वगैरह लिया गया वो बिजनेस के नाम पे लिया गया। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है तुम्हारी। अब यहाँ पे तुम्हारे अगर अगले ही दिन तुम्हारी शॉप में, तुम्हारे बिजनेस में आग लग गया और सारा का सारा सामान जल गया, तो अगर तुमने वो 10 लाख रुपए लोन लिए थे तो वो 10 लाख रुपए जो बैंक होगा वो यहीं से तुम्हारे बिजनेस से ही लेगा। अगर बिजनेस के पास सिर्फ 5 रुपए बचे हैं तो बैंक को 5 ही रुपए मिलेंगे। बाकी के जो 9.5 लाख 10 लाख बच गए वो तुमसे नहीं लेने आएगा। इसके केस में क्या हुआ कि तुमने सोल ओनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, तुम 10 लाख का बैंक से लोन लिया और 9 लाख का सामान लेकर के आए, दुकान में रखे, अगले दिन आग लग गई, 9 लाख का सामान जल गया। अब बैंक वो 9 लाख रुपए तुमसे रिकवर करेगा, 10 लाख रुपए तुम्हारी पर्सनल गाड़ी घर ये सब कुछ लेकर के जाएगा और वहां से रिकवर करेगा। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। इसका एक लिमिटेशन ये है। दूसरा, मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है, इसमें तुमको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है और तुम्हारी एबिलिटी उतनी होगी नहीं कि तुम सारा काम एक बिजनेस का संभाल लो। अब इसका एक एग्जांपल है फेमस, कोका कोला। जो कोका कोला ड्रिंक है उसको एक डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट थे, डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन, ठीक है, एटलांटा के रहने वाले थे। इन्होंने 1886 में एक सिरप बनाया था। ठीक है। तो 1886 में ये सिंपल सा एक सिरप बनाया और 1892 में 6 साल बाद जाकर के आशा जी सैंडलर ने
इसको कोका कोला कॉर्पोरेशन बनाया यहाँ से, तब जाकर मतलब पहले ये एक छोटा सा सोल ओनरशिप का एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और फिर वहां से ये एक कॉर्पोरेशन बना। ठीक है, तो और आज के टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप बिजनेसेस में आता है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई डाउट? दूसरा आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिंदू फैमिलीज, हिंदू से रिलेटेड कोई बिजनेस है। अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस है इंडिया का, और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है ये फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये इंडिया के अलावा बाकी कहीं दुनिया में कहीं भी ये फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा। इसको जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वही इसको ओन करती है और वही इसको कैरी करती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या, कि एक पिता के 3-4 बेटे हैं, सबकी शादी हो चुकी है, सबके एक एक दो दो बच्चे हैं, और वो पिता मतलब वो जो माता पिता हैं उनके जो 4 बच्चे हैं और फिर उनकी बहुएं और फिर उनके जो बच्चे हैं, ये सब के सब लोग एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही घर में। तो ये सब लोग मिला करके क्या कहलाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही इस बिजनेस को ओन करता है और कैरी करता है। और इसको गवर्न कैसे करते हैं, तो इसके लिए कोई अलग से बिजनेस लॉ नहीं है, जैसे बाकी सारे बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट का कोई ना कोई लॉ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए कोई भी अलग से लॉ नहीं है, ये हिंदू फैमिली लॉ के थ्रू चलता है। 1956 में बना था हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसी के बेसिस पे ये भी चलता है। जिस बेसिस पे हिंदू फैमिली को रन किया जाता है, उसी बेसिस पे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी रन किया जाता है। इसका जो मेंबरशिप है बाई बर्थ होता है, कि पैदा हुए उस घर में तो और उसमें वो बिजनेस चल रहा है, तो तुम ऑटोमेटिक उसके मेंबर हो गए। अप टू 3 सक्सेसिव जनरेशन, जैसे दादा दादी, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे। ठीक है, तो अप टू 3 जनरेशन के लोग इसके मेंबर्स बन जाते हैं अपने आप। अब इसमें कुछ टर्म है, एक है कर्ता और एक है को पार्टनर। अब ये जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि फिर इस बिजनेस को जिसको जैसे मन वैसे चला रहा है, इस बिजनेस का भी एक हेड होता है। घर का जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, एल्डेस्ट इन एज, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वो उस बिजनेस का हेड होगा। ठीक है, वही उसको कंट्रोल करेगा, वही उसको मैनेज भी करेगा। ठीक है, और जो भी डिसीजंस वो लेगा, वो डिसीजन सारे के सारे फैमिली मेंबर्स पे बाइंडिंग होगा, बीच में आकर के कोई इंटरफियर नहीं कर सकता कि नहीं ये बिजनेस को ऐसे नहीं ऐसे चलाना है। जो उस हेड ने बता दिया वैसे ही वो बिजनेस चलेगा। तो कर्ता जो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्ता धर्ता। ठीक है, तो कर्ता जो होता है यही हेड करता है। दूसरे होते हैं को पार्टनर्स। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे को पार्टनर्स होते हैं, मतलब कि ये सबके पास इक्वल राइट्स होता है। ठीक है, जो भी एक तरीके से वो बिजनेस क्या है उनके लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए इनका ये जो बिजनेस है, ये इसमें इन सबका इक्वल राइट है। अब देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो बना था उसके थ्रू इसको रन किया जाता है। फिर इस एक्ट में थोड़े बहुत बदलाव किए गए, ठीक है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स किए गए, और 2005 में ये जो नया बिल आया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, नया एक्ट आया 2005 में, उसमें ये बोला गया कि अब से जो डॉटर्स होंगी वो भी इस बिजनेस में इक्वल हिस्सेदार होंगी, वो भी इस प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सेदार होंगी, चाहे उनकी शादी हो गई हो चाहे ना हुई हो। मतलब पहले क्या होता था कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी उसमें सिर्फ लड़कों का हिस्सा होता था। ठीक है, अब क्या है कि अब लड़कियों का भी इस बिजनेस में हिस्सा होता है, चाहे शादी भी हो जाए तो उसके बाद भी इनका हिस्सा इसमें रहेगा। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मेशन, तो एटलीस्ट 2 मेंबर इसके लिए होने चाहिए। ठीक है, और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर खुद से 2 लोग मिल करके बना रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं चाहिए होता है गवर्नमेंट वगैरह से। इसकी लाइबिलिटी अगर देखा जाए तो जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, इसीलिए वही झेल रहा है सब कुछ। अगर कुछ गलत हुआ तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी बनेगी, कर्ता की, और बाकी सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से कर्ता के पास रहता है, दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं करते। इसकी जो कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहती है, ये बिजनेस बंद नहीं होता। जैसे ही कर्ता का डेथ होता है, जो नेक्स्ट एल्डर होता है, सबसे एल्डेस्ट होता है, वो अपने आप कर्ता बन जाता है, और इस बिजनेस को टर्मिनेट भी कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। जो माइनर होता है, मतलब 6 महीने का बच्चा हुआ, 1 महीने का हुआ, 5 साल का हुआ,
माइनस ऑटोमेटिक बाई बर्थ, यहाँ पे क्योंकि मेंबरशिप मिलती है तो पैदा होते ही तुम इसके मेंबर बन गए, और इसके लिए कोई भी स्पेशल बिजनेस लॉ नहीं है। इसके मेरिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला तो इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि एक आदमी अकेले कंट्रोल करता है जो करता होता है, तो फ्लेक्सिबल डिसीजंस होते हैं, बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं, क्विक डिसीजंस होते हैं, बिजनेस की कंटिन्यूटी बनी रहती है, कभी भी बिजनेस खत्म नहीं होता, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है को पार्टनर्स की, और इसमें लॉयल्टी और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि सब फैमिली के मेंबर्स हैं तो सब पे भरोसा किया जा सकता है, सबके सब अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है? तो सेम वही, लिमिटेड रिसोर्सेस, तुम बाहर से फंड नहीं ला सकते। तुमको मान लो तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और तुम्हारा बहुत नाम हो गया, अब तुमको जैसे मान लो आज के टाइम में सिंपली क्या होता है, सपोज करो कि तुमने भुजिया की एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, भुजिया का अकेले। अब ये भुजिया का तुम्हारा इतना इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि ये तुम्हारे आसपास के सारे लोगों को अच्छा लगने लगा और ये बहुत ज्यादा बिक रहा है। अब तुमने ये देखा कि अगर मैं इसको बड़े लेवल पे भी बेचूं तो ये बहुत ज्यादा बिकेगा, ठीक है। अब बड़े लेवल पे बेचने के लिए तुम, एक तरीका क्या है कि तुम आराम आराम से अपने प्रॉफिट्स में से हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जोड़ते जाओ, फिर 6 महीने बाद तुम एक और आउटलेट खोलो दूसरे स्टेट में, फिर उसके बाद फिर एक साल 2 साल तक तुम फिर से पैसे जुटाते जाओ, अपने प्रॉफिट्स में से बचाते जाओ, फिर एक स्टेट में दूसरे स्टेट में अब खोलो। एक तरीका तो ये है, तो इसमें तुमको पूरा जीवन लग जाएगा, ठीक है, पूरे इंडिया में अगर फैलना है तो। दूसरा तरीका क्या है कि तुम किसी आदमी के पास गए और पैसे वाले के पास, उससे बोले कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, ये मेरा भुजिया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बिकता है, अगर तुम पैसे लगाओगे तो हम एक ही बार में पूरे इंडिया में इसका बिजनेस सेटअप कर देंगे और पूरे इंडिया में ये बिकेगा, ठीक है। उसको भी भरोसा हुआ, ठीक है, उसने भी बोला हाँ बिक सकता है, तो उसने पैसे लगाए और अब तुम दोनों पार्टनर्स बन गए। अब तुम्हारा बिजनेस, तुमने उसके पैसे लिए और पैसे यूज करके पूरे इंडिया में अपना भुजिया का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और पूरे इंडिया में ये बिकने लगा, तुम पैसे भी कमा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज आ जाएंगे, तुम क्योंकि तुम बाहर से पार्टनर्स लेकर के आ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे क्या है कि बाहर से तुम किसी भी आदमी को नहीं लेकर के आ सकते, बाहर का कोई आदमी इसका मेंबर नहीं बन सकता, तो पैसे भी नहीं लगाएगा इस बिजनेस में, चाहे बिजनेस कितना भी बढ़िया हो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं, तो बिजनेस का एक्सपेंशन बहुत हाई लेवल पे नहीं हो पाता। कर्ता की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता की, ठीक है। अब इसकी वजह से जो कर्ता है ही बिकम्स ओवरली कॉशियस, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेगा तो बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा आराम आराम से लेगा, रिस्क ही नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कुछ गड़बड़ हुआ तो सारा का सारा मुझे अपने पर्सनल एसेट से भरना पड़ेगा, तो इस वजह से। फिर कर्ता का डोमिनेंस भी होता है, अगर कर्ता सही से, उसको नॉलेज नहीं है, सही से चीजें आती नहीं है, तो भी वो जो चाहेगा वही होगा, तो इसका डोमिनेंस रहता है। और फिर वही मैनेजरियल स्किल सबके पास नहीं होती, तो अच्छे से मैनेज भी नहीं हो पाता। अभी के टाइम में ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये डिक्लाइन कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इंडिया से खत्म हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि आज के टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज है नहीं, अभी देखोगे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, कि हर फैमिली में से जो भी, जैसे एक पिता के 4 बच्चे हुए और उनकी शादी हुई, तो अब चारों अलग अलग जगह पे अलग अलग सिटीज में रह रहे हैं, तो अब अनडिवाइडेड ये नहीं रहा, अब ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली रह ही नहीं गया, तो इस वजह से ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया।